चर्चा हम लोग की चल रही थी और अकबर को लेकर के हमने बताया था कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था, फिर उसने जो है पानीपत का युद्ध लड़ा, किसके बीच हुआ और किसे युद्ध जीतने का श्रेय दिया जाता है, ये सारी चर्चा हो गई थी। अब हम लोग कुछ पॉइंट देखने जरा सा। जैसे देखिए विद्वान है आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी ये क्या कहते हैं? आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि अकबर की विजय, जो पानीपत में जो विजय हुई थी, मैं देख लूं कहां तक हुआ था। जो अकबर की जो विजय है वो क्या है? एक दैवी संयोग है। अकबर की विजय एक दैवी संयोग है। हाँ, ये चर्चा हुई थी। एक दैवी संयोग है और हेमू की हार एक दुर्घटना। ये जो स्टेटमेंट दिया था ये किसने दिया था? हाँ, यहां तक हो चुका था। चलिए ठीक है, तो पहले पीजीटी वालों का खुला हुआ है ऐप, आप कह सकते हैं जो समस्या होगी। तो ये इनका जो है दैवी संयोग था जीतना अकबर का, और हेमू का जो हार था, हेमू की जो हंसी है वो दुर्घटना है। तो ये स्टेटमेंट है आरपी त्रिपाठी का। ध्यान रखिएगा आरपी त्रिपाठी का स्टेटमेंट वहां भी आपको बताया था सल्तनत काल के स्टार्टिंग में कि इल्तुतमिश को सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसने कहा था, ये सवाल पूछा जाता है। तो कौन है इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक? आरपी त्रिपाठी ने कहा था। और यहां देखिए, यहां अकबर की विजय को आरपी त्रिपाठी कह रहे हैं कि दैवी संयोग है और हेमू की हार एक दुर्घटना है। हेमू जीतने वाला था युद्ध कि अचानक एक तीर जाकर के लगा उसकी आंख में, उसका हाथी भड़क गया और सेना में भगदड़ मच गई और युद्ध हार गया। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज देखिएगा, तो दोनों आप जोड़ रखिएगा, आरपी त्रिपाठी को सल्तनत काल संबंधित और यहाँ अकबर संबंधित। युद्ध जीतने का जो श्रेय दिया जाता है, युद्ध जीतने का जो श्रेय है वो किसे है भाई? बैरम खां को। इस सवाल पूछा गया है कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है उसका जीतने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बैरम खां को दिया जाता है। बैरम खां कौन है? हम लोग चर्चा की, बताया था आपको हमने, जो बाहुबली मूवी जो कटप्पा का जो रोल है वही यहाँ पर अकबर के समय में बैरम खां का रोल है। तो बैरम खां संरक्षक था अकबर का, हुमायूं ने इसको नियुक्त किया था। हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। तो जब ये युद्ध में शामिल होता है तो बैरम खां ही को ही, क्योंकि अकबर कितने साल का था? वहां 13 साल 4 महीने का, लेकिन बैरम खां निपुण था युद्ध कौशल में। तो बैरम खां ने युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए कहा जाता है कि पानीपत के द्वितीय, इस बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इस बार पूछा गया है कि युद्ध जीतने से किसे जाता? अकबर को, हेमू को, तादी बेग को, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या रहेगा? बैरम खां को दिया जाता है युद्ध जीतने का श्रेय। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं हम लोग जरा बैरम खां के बारे में। बैरम खां के बारे में हम लोग यहां समझ जरा सा इनके पॉइंट क्या है, कौन क्या कहता है इनको, ये भी चर्चा का विषय है बैरम खां को। तो बैरम खां भी एक तुर्क था। क्या था? बैरम खां एक तुर्क था और हुमायूं इनको एक उपाधि दिया था, इनको खान बाबा कहता था। खान बाबा या यार ए वफादार। ध्यान समझिएगा, हुमायूं यानी अकबर के पिताजी इसको यानी बैरम खां को खान बाबा या यार ए वफादार की उपाधि दिया था। और हुमायूं ने अकबर का संरक्षक के रूप में इसको नियुक्त किया था। अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है, तो हुमायूं ने बैरम खां को खान बाबा या यार ए वफादार किया था और अकबर के संरक्षक के रूप में इसको नियुक्त किया था बैरम खां को। बैरम खां क्या था? ये एक तुर्क था। ये क्या था? एक तुर्क था। अब जरा समझिएगा यहाँ पे कहानी क्या, किस कहानी में क्या परिवर्तन आया, इसको समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सवाल बनता है। अब प्रश्न उठता है कि अकबर जो है और जो बैरम खां, इतना अच्छा संबंध होने के बाद ऐसा क्या हो गया कि अकबर और बैरम खां में संघर्ष हो गया, यानी अकबर के खिलाफ बैरम खां ने विद्रोह कर दिया? ऐसा क्या हो गया? जरा समझिएगा बात को, अभी लिखिएगा कम पे, समझ लीजिए यहाँ पे। 1556 ईस्वी से लेकर के 1560 ईस्वी का जो कार्यकाल है अकबर का, ये 4 वर्ष जो कार्यकाल है, इसे कहा जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे उनकी जो दो धाय मां थी, जीजी अंगा और महमंगा, ये 2 धाय मां थी। क्योंकि आपको पता है कि जब अकबर का जन्म हुआ था हुमायूं पास में नहीं था, हुमायूं चला गया था ईरान, सिया धर्म अपना लिया था। तो ये 2 धाय मां थी। कहा जाता है कि जो जीजी अंगा थी अकबर को दूध तक पिलाती थी, तो वो धाय मां का रोल निभा रही थी। तो जीजी अंगा और महामंगा, आप लोगों ने मूवी भी देखा होगा, अगर जो अकबर जोधा अकबर मूवी आई थी, तो जो व्हाइट कपड़े में 2 महिलाओं को दिखाता है बार बार, तो यहाँ पर जो 2 महिलाएं हैं जीजी अंगा महामंगा, उनको ये लगता था कि मैंने अकबर को पाला है, मैं जैसे कहूंगी अकबर वैसे करेगा। तो हमेशा कान भरती थी बैरम खां के खिलाफ, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, अकबर भले ही छोटा था 13 साल का, लेकिन अकबर धीरे धीरे इतना शासन में इतना निपुण होता जा रहा था, अब वो महत्वाकांक्षी होने लगा था। 13 साल 4 महीने की अवस्था में गद्दी पर बैठा और 4 साल बाद यानी 17 साल 4 महीने तक होते होते स्थिति ये हुई, अकबर धीरे धीरे महत्वाकांक्षी होने लगा था। अकबर जो है किसी के बस में शासन करना नहीं चाह रहा था। 4 साल तक जो मां ने कहा, यानी जो धाय मां थी महमंगा जीजी अंगा, और इस बीच बैरम खां खिलाफ वो जो 2 धाय मां थी, क्योंकि बैरम खां कटप्पा था, ध्यान रखिएगा, यार वफादार कहा है हुमायूं ने बैरम खां को। तो ऐसा क्या हो गया?
जैसे वहां माहिष्मति ने कह दिया कि नहीं तुम्हें माहिष्मति का आदेश है, तुम्हें बाहुबली को मारना पड़ेगा, तो उसने मार दिया। ऐसे यहां पर क्या है कि अब जो है धीरे धीरे यहाँ कहानी देखिए थोड़ी सा अलग है। अब जो दो धार बार बार कहती है कि तुम उसकी बात मानते हो, बैरम खां की बात मानते हो, शासक तुम हो, तुम अपनी बात करो, तुम बैरम खां की बात बार बार क्यों करते हो? बैरम खां का डिवोशन बहुत जबरदस्त था, लेकिन बैरम खां था तो इंसान ही, भगवान तो था नहीं। और धीरे क्या हुआ, फिर विद्रोह कर दिया अकबर के खिलाफ, और फिर युद्ध हुआ अकबर और बैरम खां का, और बैरम खां परास्त हो गया। जब परास्त हो गया तो अकबर ने बैरम खां के सामने प्रस्ताव रखा कि या तो आप दरबार में कोई पद ले लीजिए, शांति से दरबार में बने रहिए, पहली चीज, या किसी प्रांत के प्रांतपति बना दे रहा हूं, आप वहां जाइए, आप देखिए, और या तो चले मक्का मदीना, लेकिन आपका जो ये चुगली का मतलब उंगली करना है हमारे प्रशासन में, वो बंद करिए। तो ये दोनों चीजें हैं, अकबर की महत्वाकांक्षा और दोनों धाय मां का बार बार उसका कान भरना। इस वजह से बैरम खां और अकबर के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो, और डिस्प्यूट यहां तक हो गया कि अकबर ने बैरम खां को परास्त भी किया। जिसने सिखाया था, बैरम खां ने लड़ना सिखाया था अकबर को, आज वही अकबर बैरम खां को परास्त करता है तिलपड़ के युद्ध में। अभी लिखवा देता हूं उसको। और उसके बाद फिर जो है बैरम खां से कहता है कि भाई चूंकि आपको मेरे पिता बहुत मानते थे, इसलिए या तो आप दरबार में कोई पद ले लीजिए, या कोई प्रांतपति बन जाइए, या तो मक्का मदीना चले जाइए। और बाद में फिर बैरम खां की पत्नी से अकबर ने विवाह कर लिया, और उसी से पैदा हुआ अब्दुल रहीम खान खाना। ये कहानी थी बैरम खां की। अब लिख लीजिए इसको जरा सा, जरा लिखिए, थोड़ा सा कहानी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा लिख लेंगे समझ में आ जाएगा। जरा लिखिएगा 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी का कार्यकाल, 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी के बीच अकबर का कार्यकाल लिखिएगा, जरा सही रहेगा। अकबर का कार्यकाल पेटीकोट गवर्नमेंट कहलाता है, पेटीकोट गवर्नमेंट कहलाता है। कहा जाता है स्त्रैण शासन। आप ऐसे दूसरा तो लिखेंगे तो क्या कहेंगे इसे, स्त्रैण शासन। चाहे जो लिखे बात वही है, स्त्रैण शासन मतलब महिलाओं, जो दोनों महिलाएं थी उनका रोल बहुत ज्यादा था। तो अकबर का जो कार्यकाल है 1556 से 60 तक, ये पेटीकोट गवर्नमेंट या स्त्रैण शासन कहा जाता है। क्योंकि 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 अकबर की दोनों धाय मां जीजी अंगा और महामंगा, जीजी अंगा नाम है उनका, जीजी अंगा और महम अंगा, जीजी अंगा और महम अंगा। जहां लिखे जीजी अंगा वहां क्वेश्चन लिख दीजिएगा, इनके पति जो है अतका खां, इनका भी रोल है इसलिए बता दे रहा हूं यहीं पे, अतका खां इनके पति हैं। जीजी अंगा के जो पति है उनका नाम है अतका खां। अभी आगे आएगा, जरा देखिएगा जीजी अंगा और महामंगा ये क्या थी, दो धाय मां थी। तो जो मेन थी वो जीजी अंगा थी। तो जब अगर ये धाय मां हुई तो क्या हो जाएंगे, धाय पिता हो जाएंगे। अगर ये धाय मां हुई तो इनके जो पति होंगे वो धाय पिता कहलाएंगे, कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे। तो कहां तक लिखा था आपने, मतलब ये जो कार्यकाल है वो जीजी अंगा और महाअंगा के अनुसार शासन किया था, के अनुसार शासन किया था। लेकिन अकबर की महत्वाकांक्षा, लेकिन अकबर की महत्वाकांक्षा और दोनों धाय मां के कान भरने के कारण, अकबर की महत्वाकांक्षा और दोनों धाय मां के कान भरने के कारण अकबर और बैरम खां के बीच मनमुटाव हो गया, के बीच क्या हो गया, मनमुटाव हो गया। और अंततः बैरम खां ने विद्रोह कर दिया, अंततः बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। क्या किया भाई, अंततः विद्रोह कर दिया। फिर अकबर ने बैरम खां को दिलवाड़ या तिलवाड़, या इसी को बोलते हैं दिलवाड़ या तिलवाड़ के युद्ध में परास्त कर दिया। अकबर ने बैरम खां के समक्ष तीन विकल्प दिए। पहला, दरबार में बादशाह का विश्वास पात्र बन जाए, बादशाह का विश्वास पात्र। भाई अब आप कोई खुरापात नहीं करेंगे, हम जैसा कहेंगे वैसा आप करेंगे, विश्वास पात्र बन जाए। दूसरा, कालपी और चंदेरी की सूबेदारी प्राप्त कर ले, तीसरा,
यहाँ सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा, बैरम खां से या तो चला जाए मक्का चला जाए। बैरम खां ने, लिखिएगा नीचे, बैरम खां ने मक्का जाने का विकल्प चुना, मक्का जाने का विकल्प चुना, मक्का जाने का विकल्प चुना। और रास्ते में जाते समय पाटन के पास, पाटन के पास मुबारक खान नामक व्यक्ति ने पाटन के पास मुबारक खान नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दिया। तो जानते रहेंगे बैरम खां की हत्या कैसे हुई थी। तो मक्का जाते समय क्या हुआ, मक्का जाते समय क्या हुआ भाई, जो मुबारक खान व्यक्ति था, ये कौन था, ये समझिए जरा सा। मैंने बताया था आपको, जब हुमायूं जब वापस आया था, दो युद्ध था, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध, याद आया आप लोगों को। शेरशाह सूरी के जो वंशज थे उनसे जब अकबर, हुमायूं जब दोबारा भारत आता है 1555 में, तो मई 1555 में उसने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था और जून 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा था। तो मई जो मच्छीवाड़ा का युद्ध था, उसी में बैरम खान ने इसी मुबारक खान नामक व्यक्ति के पिता को मारा था। इसी बैरम खान ने इसी मुबारक खान के पिता को मारा था मच्छीवाड़ा के युद्ध में। चाहे कोष्टक में लिख लीजिए, कोष्टक में लिख लीजिएगा, कोष्टक में लिख लीजिए। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की तरफ से, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं की तरफ से लड़ते हुए बैरम खां ने मुबारक खां के पिता को मार दिया था। क्लियर हुई बात। तो क्यों मारा खाया था ये, क्यों मारा गया था, क्योंकि मच्छीवाड़ा क्योंकि हुमायूं का बहुत ही खास था, अभी अकबर अच्छा बनाया था ये, तो उस युद्ध में बहुत वीरता दिखाया था बैरम खान ने। उसी मच्छीवाड़ा के मुबारक खान के पिता को मारा था, ये जा रहा था, उसको मौका मिल गया, तो इसको यहीं पे अपना बदला निकाल लिया। अब इसके बाद क्या निकला, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आगे। अकबर ने बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लिया। आगे लिखिए, अकबर ने बैरम खां की पत्नी सलीमा से विवाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर ने बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लिया तथा उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अपना पुत्र मान लिया तथा उसे सेनापति का पद दिया और खान खाना की उपाधि भी दिया। टॉपिक लिखने वाला था इसलिए इसको लिखा दिया आपको। जो लोग बाद में जुड़े हैं उसको आप पीछे सुन लेंगे, कहानी आपको समझ आ जाएगी। मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ, जो बाद में जुड़े हैं, जो दिख रहा है 15-20 बाद में जुड़े हैं। तो कहानी क्या थी, बैरम खां संरक्षक था अकबर का और खान बाबा कहता था हुमायूं यार वफादार की बात दिया था। और जब पंजाब में था तो उसे बैरम खां साथ में था। जब हुमायूं दिल्ली मरा है तो बैरम खां अकबर के साथ कलानौर में था, पंजाब में था। ये सवाल हमने प्रैक्टिस कराया था अभी लास्ट डे, मतलब सैटरडे को पूछा गया था कि सवाल था उसमें कि हुमायूं के मृत्यु समय बैरम खां कहाँ था, मतलब अकबर कहाँ था। तो पंजाब कलानौर में था। जब आता है पानीपत का युद्ध जीतता है, बैरम खां का महत्व बढ़ जाता है और चूंकि बैरम खां ही वो युद्ध जीतने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन जो 1556 से 60 तक जो शासनकाल है वो इस शासन है, वो पेटीकोट गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि दो जो सिद्धार्थ मार थी, महामंगा और जीजी अंगा, दोनों का वर्चस्व था दरबार में। ये छोटा था, बार बार कान भरती थी और अंततः फिर अकबर की महत्वाकांक्षी हो रहा था। तो बैरम खान ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जब बैरम खान कुछ कहता अकबर उसको मना करने लगता। फिर बैरम खान ने विद्रोह कर दिया दिलवाड़ या तिलपड़ के युद्ध में अकबर ने बैरम खान को परास्त कर दिया। कहा तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो चंदेरी चले जाओ, कालपी का पुजारी ले लो, या तो तुम दरबार में विश्वास पात्र बन जाओ कि मैं जो कहूं तुम उसको मानो, मैं तुम्हें भरोसा करूं, ऐसा कुछ करो, या तो मक्का चले जाओ। उसने कहा हम मक्का जाएंगे। मक्का जाते समय मुबारक खान नामक व्यक्ति ने इसकी हत्या कर दी। मुबारक खान कौन था? मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो हुमायूं लड़ा था 1555 में, मई 1555 में, चर्चा कर चुका हूं पीछे, उसी में मुबारक खान के पिता को बैरम खान ने मारा था। उसके बाद बैरम खान मारा गया, उसकी पत्नी से अकबर ने विवाह कर लिया, बेटे को अब्दुल रहीम खान खाना को दरबार में रख लिया, उसे पुत्र कहा, उसे सेनापति की उपाधि दिया और सेनापति का पद दिया और खान ने खाना की उपाधि दी। ये पूरी कहानी थी बैरम खान के संबंध में। ठीक है, अब देखिए अगली कहानी, उनकी जो 2 धाय मां थी उनके बारे में भी जान लीजिए। यहां सवाल बनता है, धाय मां उनकी महम अंगा, पॉइंट लिखिएगा, धाय मां, महम अंगा और जीजी अंगा। जरा समझ लीजिए इनके पति कौन थे। इनके पति, ये जो जीजी अंगा है ये मुख्य धाय मां है, ये मुख्य धाय मां। मुख्य यही है, कहा जाता है कि उल्लेख मिलता है जीजी अंगा ने अकबर को दूध था। ये मेन जो है मुख्य धाय मां थी। उनके पति थे अतका खां, ये भी बताया, आपको चर्चा किया हूं, अतका खां। और यहां देखिए महमंगा के पुत्र है आदम खां। ये पुत्र है, ये पति है। अब जब देखिए कहानी में जरा ट्विस्ट देखिए, समझिए इस बात को। आदम खां ने इनके पति की हत्या करा दिया। जरा समझिएगा इस बात को।
अब हमने बताया आपको कि जो जीजी अंगा है, दोनों धाय माँ है, ये महम अंगा जीजी अंगा, तो जीजी अंगा मुख्य धाय माँ जब हुई तो इनके जो पति होंगे अतका खा, ये मुख्य धाय पिता कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? धाय पिता कहलाएंगे। बात समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं इनका रोल दरबार में ज्यादा रहा होगा। इनका रोल भाई जो मेन होता है किसी भी भाई फिल्म में नायक जो मेन होता है तो मेन तो ही होगा ना, उसमें देखिए उसमें चढ़ते हैं उससे। कहीं कहानी यही हुई होगी कि ये मुख्य धाय माँ थी, इनके पिता जो पति जो थे अतका खां, ये धाय पिता कहलाते थे और आदम खां इसे चिढ़ता था और आदम खां ने अतका खां की हत्या करवा दी। जब ये खबर सुना अकबर, उसने क्या किया, आदम खां को नीचे फेंकवा दिया किले से। आदम खां की मृत्यु हो गई और ये घटना सुनकर के इनकी जो मां थी महमंगा, वो भी मर गई और धीरे धीरे अब बच्ची केवल जीजी अंगा, इनका भी रोल सीधे समाप्त हो गया। तो इन्हीं कुल मिलाकर के 60 तक अकबर पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा, उसके बाद अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो जो लिख लीजिए यहाँ पे धाय मां, महमंगा और जीजी अंगा, इनके जो बेटे हैं वो आदम खां है और जीजी अंगा जो पति है वो अतका खां है। जीजी अंगा जो है मुख्य धाय मां है, ये अतका खां ये धाय पिता कहलाएंगे। इतना लिख लीजिए, आगे मैं 2 लाइन लिखवा देता हूं, जरा समझिएगा। महमंगा और जीजी अंगा, महमंगा और जीजी अंगा, महमंगा और जीजी अंगा। तो ये जो महमंगा है, इनका जो पुत्र है वो आदम खां और जीजी अंगा जो पति है उनके अतका खां, पूरा नाम था शमसुद्दीन अतका खां। कितना जानिए अतका खां, काम चल जाएगा आपका, समझना आपका काम चल जाए। लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। आदम खां ने, ऐसे लिखिएगा, महम अंगा के पुत्र आदम खां ने, महम अंगा के पुत्र आदम खां ने महम अंगा के पुत्र आदम खां ने जीजी अंगा के पति अतका खां की, जीजी अंगा के पति, सॉरी जीजी अंगा के पति अतका खां की हत्या करवा दिया। हत्या कर दिया। तब अकबर ने आदम खां को किले से फेंकवा दिया। तब अकबर ने आदम खां को किले से फेंकवा दिया। तब अकबर ने आदम खां को किले से फेंकवा दिया और यह सूचना सुनकर आदम खां की मां, यह सूचना सुनकर आदम खां की मां की भी मृत्यु हो गई। टीजीटी वालों का ऐप ओपन है, आप अपनी बात कह सकते हैं जो कहना हो। जो टीजीटी लोग देख रहे हैं उनका ऐप ओपन है, वो अपनी बात कह सकते हैं। आई एम न्यू स्टूडेंट शोभा। और अकबर को महान क्यों कहा जाता है, साहिल कुमारी जी पूछ रही हैं। अभी जैसे जैसे अकबर पढ़ती जाएंगी तो आपको समझ आएगा अकबर को महान क्यों कहा जा रहा है। अभी थोड़ा समझ आएगा आपको, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, उस चर्चा के दौरान आप देखेंगे। जैसे आपने भी देखा था कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा गया। महमंगा भी मर गई, अतका खां भी मर गए, ये बची, इनका रोल समाप्त हो गया। ठीक है, तो फिर जब फेंकवा दिया था उसके बाद दोनों के शव उसने, क्योंकि आगरा घटना थी, आगरा में हुआ था, ये घटना आगरा में हुई थी और उसके बाद फिर अकबर ने दोनों का शव को दिल्ली भिजवा दिया था, महमंगा और उसके बेटे आदम खां को। ये कहानी इतना जानना आपको, इतना समझ कितना क्या कहानी थी, कैसे वो मुक्ति पाया बैरम खां से, कैसे मुक्ति पाया अपनी धाय मां से। ठीक है, तो आगे लिखिएगा। इस तरह 1560 तक अकबर धाय मां के नियंत्रण से मुक्त हो गया। धाय मां के नियंत्रण से मुक्त हो गया। तो वह जी नई स्टूडेंट है, आप पिछला जो वीडियो है आपको मिल गया होगा, आप उसको देख लीजिए, कम से कम एटलीस्ट मुगल काल से देख लीजिए, तो आपको फिर कहानी जोड़ पाएंगे। नहीं तो फिर कहानी जैसे मूवी में आप लेट पहुंचिए, मूवी समझ नहीं आती है, उसी तरह से इतिहास में समस्या हो जाएगी। थोड़ा सा जो है आप लोग जो है, थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट है वो पीछे बैठ से चलिए। तो यहां तक कहानी हुई, धाय मां से मुक्ति पा गया। ये जो शासन है ये किसने कहा था, ये 4 साल का शासन ये है, ये इस तरह शासन है, ये किसने कहा था, स्मिथ ने कहा था। ठीक है, अब आइए देखिए कि अकबर ने जब इन सारी समस्याओं से जब मुक्ति पा गया, अकबर क्या क्या नियम बना रहा है प्रतिवर्ष। पहले हम लोग जो है उन चीजों को देख लेते हैं, क्या पहले हम लोग विस्तार देख लेते हैं इनका, उत्तर भारत दक्षिण भारत का विस्तार देख लेते हैं। लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं कि अकबर महान क्यों है, तो उसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे वन बाई वन। पहले घटनाओं को आप लिख लीजिए, चाहे तो घटनाओं के क्रम को आपको लिख लीजिए, तो इससे क्या होगा, बाकी फिर मैं डिटेल बताऊंगा, समझाऊंगा आपको हर चीज। लेकिन आप चूंकि पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है घटनाओं की, इसलिए आपको 1562 में इसने 2 काम किया। 1562 में अकबर जो है 2 काम कर रहा है। युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर, जो लोग पूछ रहे थे अभी महान क्यों है, कुछ लक्षण आपको दिख जाएंगे अभी। युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर रोक,
युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर रोक। मैं इसको बाद में बताने वाला था, लेकिन आपने ऐसा प्रश्न पूछा, मैं चलिए एक झलक दिखा देता हूं आपको। युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर रोक। देखिए पहला काम क्या कर रहा है अकबर। कितनी उम्र रही होगी उसकी जो है, 56 में 13 साल का था, और 56 13 6 19 साल का जो बालक है, जो शासक है, भारत का बादशाह है, वो क्या कर रहा है, पहला काम क्या कर रहा है कि 1562 में उसने युद्ध बंदियों के धर्म, पहले क्या होता था कि मान सपोज इलाहाबाद का क्षेत्र है और आपने जीत लिया, आप यहां जितने लोग रहते थे उन सबका धर्म परिवर्तन करा देते थे। अब जैसे हिंदू है तो क्या कर देगा, मुस्लिम बना देगा। ये ऐसी परंपरा थी पहले, अकबर के पहले तक, लेकिन अकबर ने पहली बार उसने जो है इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। कहा कि नहीं, हर किसी को अपना धर्म मानने की छूट होनी चाहिए। जिसकी आज हम मांग कर रहे हैं, जिस चीज की मांग हम आज कर रहे हैं, वो अकबर कर रहा है उस समय। भले ही हमने क्षेत्र को जीत लिया है, लेकिन हर किसी को आपका धार्मिक स्वतंत्रता, आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है, आज हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। अकबर उसी समय कर दिया अपने पहले उधार के तहत। ठीक है। इसके अलावा देखिए 1562 में दास प्रथा पर रोक। दास प्रथा पर रोक, जी भाई, दास प्रथा पर रोक। अब जो युद्धबंदी जो होते थे, इन सबको दास बना दिया जाता था, लेकिन अकबर ने इनको भी क्या कर दिया, रोक लगा दिया। इस साल पूछा जाता है किस सन में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगाया, तो 1562 में ही अकबर ने दास प्रथा पर, और 1562 में उसने धर्म परिवर्तन पर, जो युद्धबंदी होते थे उस पर उन्होंने रोक लगा दिया था। अगला देखिए 1563। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट क्या भाई, ऑनलाइन क्लास का मतलब क्या रह गया, तो जरूर अपनी बात क्या करिए। और आप लोग जो है प्रैक्टिस, जरूर प्रैक्टिस, आप लोग रहते नहीं है, सब लोग नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों, आप पढ़े नहीं है इसलिए नहीं रहते हैं। ये भी एक पार्ट है, और मेरे हिसाब से ये आपका पहला पार्ट है। प्रैक्टिस आप करते रहिए। अगर आपका अलग दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से आप पता चलेगा आपको पढ़ना क्या है आपको। और आप देखते हैं जो लोग सवाल, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, शाम को 6 बजे क्लास होती है यूट्यूब पे, आज भी 6 बजे ही है, तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है। और ये प्रयास करता हूं कि उसके आसपास जो भी घटनाक्रम है उनको भी आपको बताऊं, उनको भी आपको याद कराऊं। जैसे लास्ट क्लास हुआ था अभी जो है, तो दांडी मार्च की बात हुई थी, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कहां शुरू किया था। तो साबरमती से दांडी मार्च तक, तो सब्र करिए, अभी दंड देने का समय नहीं है। गांधी जी ने कहा, मान लीजिए ऐसे, सब्र करिए, दंड देने का समय अभी नहीं है, साबरमती दांडी। तो प्रयास करता हूं आपको याद भी कराऊं, सभी लोग प्रैक्टिस में रहा करिए। और सारी प्रैक्टिस आपकी आईपी में डलवा दिया जाएगा, जैसा कि पढ़ चुकी है अब तक की, 2-3 बच्चा होगा वो डलवा दिया जाएगा, इसे प्रैक्टिस में रहा करिए आप लोग। चलिए 1553 में क्या कर रहा है, तीर्थ यात्रा कर पर रोक। तीर्थ यात्रा कर पर क्या कर दिया उसने। और जब देखिए बात समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज कि आप इलाहाबाद से बनारस जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब आप बनारस जैसे पहुंचे, वहां के जो राजा थे वो आपसे टैक्स लेते थे दर्शन करने का, माला खुद खरीदना पड़ेगा आपको मिठाई खाने के लिए, लेकिन आपको जो है उस क्षेत्र पर आप पहुंच गए, तीर्थ यात्रा कर देना पड़ेगा आपको। इस पर भी अकबर ने रोक लगा दिया। 1564 जजिया कर समाप्त। जो लोग पहले से पढ़े हुए जजिया कर जानते होंगे, जजिया कर मैं सल्तनत काल में पढ़ा चुका हूं। जजिया क्या था, सुरक्षा कर था, कि अगर आपको मुगल या आपको अगर हमारे समाज में रहना है तो आपको सुरक्षा कर, सिक्योरिटी कर देना होगा। जैसे आज आपको, आप लोग इनकम टैक्स भरते नहीं भरते, आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब चाहिए, सब थोड़ी बनवा लेंगे अपने आप ट्रेन थोड़ी अपनी करवा लेंगे, आप कितना पैसा भी आपके पास हो, सरकार देती है, उसके बाद क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, सरकार को देते हैं। उसी तरीके से उसमें क्या था, जजिया कर था। जजिया कर जो है ये गैर धार्मिक कर था, ध्यान रखिएगा, ये क्या था, गैर धार्मिक कर था, जो हिंदुओं पर, सिखों पर, पारसियों पर, ईसाइयों सब पे लगता था, मुसलमानों पे नहीं। तो ये जो है भी, इस कर को भी इसने समाप्त कर दिया, जो सुरक्षा कर था 1564 में। यहां तक बात समझ में आई, इसके बाद 1575 में इसने मनसबदारी व्यवस्था, 1575 में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कर रहा है। कब, 1575 ईस्वी में। कौन, अकबर। इसके अलावा एक पॉइंट ध्यान छूट गया है, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, तब आगे चर्चा करूंगा, अभी आप पूरे घटनाक्रम लिख रहे हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में लिख लीजिएगा, पॉइंट छूट गया था। 75 मसदारी की व्यवस्था, और 1575 में ही इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना की स्थापना, ये क्या है भाई, देखिए इसके माध्यम से वो विभिन्न धर्मों के, आगे भी देखेंगे, तो पहले केवल ये एक तरह से प्रार्थना भवन था। ये क्या था, प्रार्थना भवन था। प्रार्थना भवन जो फतेहपुर सीकरी में था, ये खोला था फतेहपुर सीकरी में, प्रार्थना भवन था, जो पहले केवल मुस्लिम धर्म के लिए था। लेकिन 3 साल बाद 1578 में इबादत खाना, सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया, सभी धर्मों के लिए खोल दिया इसने।
ये सब इसके जो है सारे कार्य है इसके कि 75 में खोला कि भाई प्रार्थना भवन है प्रपत्र स्वीकृति में केवल एक विशेष धर्म के लिए, 3 साल बाद देखा कि नहीं ये गलत है, उसने सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया। 78 हो गया। तो आगे घटनाओं को हम लोग आगे चर्चा करेंगे कल। 79 में मजार घोषणा, 80, 82, 83 लगातार घटनाएं। तो ये कुछ घटनाक्रम है। इन घटनाओं से यहाँ सवाल बनता है, कब इबादत खाने का स्थापना, कब फतेहपुर सीकरी का स्थापना, कब सभी धर्मों के लिए खोल दिया, कब तीर्थ यात्रा समाप्त कर, कब दास प्रथा समाप्त, कब युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर रोक। ऐसे सवाल यहाँ डेट वाइज पूछे जाते हैं। इसलिए एक लगातार सीरीज में आपको मैं घटनाओं का क्रम बता दे रहा हूँ। फिर आगे हम लोग जो है इनका विजय विस्तार और इनका सामाजिक धार्मिक जो और पहलू है देखेंगे।